जानने वाले हैं जो एक गांव में होते हैं परीडन में, वो कह रहे थे कि गांव के अंदर जिरगा हो रहा था। उस जिरगे के अंदर ये डिस्कशन की जा रही है कि कौन से गांव को डिबो दिया जाए और कौन से गांव को छोड़ दिया जाए, यानी इस लेवल की बारिशें। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया तकरीबन $10 बिलियन जो हैं वो इस सैलाब की तबाहकारियों की वजह से नुकसान हुआ है। तो तकरीबन 33 मिलियन लोग जो हैं इस सैलाब के मसले से जो है अफेक्ट हुए हैं डायरेक्टली। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो वीडियो आ रही थी कि दो जवान भाई, उनको निकाल लिया गया, वो दोबारा सैलाब में कूद गए। उनसे पूछा गया कि तुम बेवकूफ़ हो कि दोबारा सैलाब में कूदे? तो वो कहने लगे कि हमारे घर में जो हमारा संदूक था उसमें हमारी बहनों का दहेज था, इसलिए हमें उसको बचाने के लिए दोबारा चले गए। तो एक संदूक तो खैर निकाल लिया गया, दूसरा संदूक खैर बह गया। यानी ऐसी गुर्बत के अंदर जहाँ पे हम जिस माशरे के अंदर ज़िंदा हैं, वहाँ पे इस तरह की आफत का आना, इंसान ख़त्म हो जाएगा इसमें कि एक तो वैसी गुर्बत थी, और जब रहा सहा जो हमारे जानवर थे, जो घर थे, जो जमा पूंजी थी, वो भी आज ख़त्म हो चुकी है। चैनल के ऊपर जब सैलाब के ऊपर एक PTI मिनिस्टर से पूछा गया कि आप लोग जो हैं वो झेलम का जलसा कर रहे हैं, उसको ज़रा मौखर कर दें, ये जो हालात है पाकिस्तान के, सही है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि सैलाब तो आते रहते हैं, हमारी जो हिफाजत के जो मामलात है पाकिस्तान के या इवन कराची में, जो हम महसूस करते हैं कि घर से बाहर रात के अंदर जो है मोबाइल लेके बाहर खड़े नहीं हो सकते, सही है, ये सिक्योरिटी के मामलात हैं और हम फीफा की सिक्योरिटी कतर में फ़राहम कर रहे हैं। पोलियो एहलकार है जो कि यहाँ तक के डूबा हुआ है और पोलियो किट ऊपर उठाया हुआ और उसकी तस्वीर काफ़ी वायरल हुई, सही है, जो कि फिर बताया गया पोलियो वैक्सीन कहाँ से पहुँची। तो पोलियो वैक्सीनेशन भी जो हमें दिखता है, इसके जो एड्रेसेस पोलियो वालों के पास होते हैं, यानी किस घर में कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चे रहते हैं, हर पता होता है उनके पास। वो डेटा भी मौजूद था जो हुकूमत के एक्सेस में था, और उसका इस्तेमाल करते हुए जो इफ़ेक्टिव हैं, सही है, जो सैलाब से मुतासर हुए हैं लोग, उन तक वो चीज़ पहुंच सकती थी। लेकिन हमें दिखता है कि यहाँ पे भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इसी तरह अगर आप कुछ वेबसाइट्स पे जाएँ और सैटेलाइट इमेजेस का मुआयना करें कि किस तरीके से इफ़ेक्ट किया है इस पानी ने, तो पूरे गाँव जो सैटेलाइट पहले दिखा रहा था एक हरियाली है, कुछ घर बने हुए हैं, पूरे गांव अब ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सैटेलाइट की मदद इस्तेमाल करके हुकूमत ये कर सकती थी कि वो ये जान पाती कि असल में कौन सा एरिया इस पूरे राजनपुर तक के जो चेक पोस्ट नंबर 204 है, इस पूरे इसके अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं। सैटेलाइट इमेजेस मिल सकती थी हुकूमत को, लेकिन हमें दिखता है कि ऐसा भी ना किया गया। फिर तकरीबन 300 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो हुकूमत के पास हैं, जो कि रियासती मशीनरी जिसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है, उसको भी हमें दिखता है कि बहुत बाद के अंदर जो है वो 1-2 हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल उड़ाए गए, लेकिन शुरुआत के अंदर इस तरह का मामला भी हमें नहीं दिखता। और इसी तरह जो लोग इफ़ेक्ट हुए, अब जाहिर सी बात है घर तो ख़त्म हो गए, गवर्नमेंट स्कूल का डेटा निकाल सकती थी हुकूमत कि ताकि वो उनका जगह बनाया जाए उनको, क्योंकि छत तो बहरहाल मिल जाती गवर्नमेंट स्कूल में और वहाँ पे लोगों को ठहराया जाता, लेकिन हमें दिखता है कि ऐसा भी नहीं हुआ। मेट डिपार्टमेंट है जो कि बताता है कि कितनी बारिशें होंगी, कितने हीट स्ट्रोक्स आएंगे, सही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने महसूस किया होगा कि ज़्यादा हीट स्ट्रोक, ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं। ज़्यादा गर्मियों पड़ने की वजह से समंदर ज़्यादा मॉइस्चर पैदा करता है और जिसकी वजह से ज़्यादा भारी बादल बनते हैं और जिसकी वजह से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, सही। ये सारे मामलात मेट डिपार्टमेंट जो है वो उसने बता चुका था NDMA को भी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी, और PDMO को यानी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी। यानी एक सूबे की हुकूमत में भी एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और एक नेशनल वफाक के लेवल पर भी है, और ये ख़बर पहुंच चुकी थी कितनी बारिशें होंगी। लेकिन उसके बाद हमें दिखता है कि जब NDMA PDMO को बोल रही है, सही है, कि भाई, यानी प्रोविंशियल जो इदारा है वो वफाक को कह रहा है कि भाई हमें सपोर्ट दो, हमें मैन पावर दो, सही है, तो वो कह रहे हैं डिले उसके अंदर आया, नंबर 1। दूसरा, जब वो कह रहे हैं हमें फ़ंड दो, तो NDMA कह रहा है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कि भाई हम तो दे चुके हैं, और PDMA ये चीख रहा है कि हमें तो फ़ंड ही नहीं मिले। तो फ़ंड असल में गए कहाँ पे? ये सारी बातें मैं आपके सामने रख क्यों रहा हूँ कि ये होना क्यों चाहिए था। अगर हुकूमत इस तरीके से सोचती, सही है, तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल मेजर्स ले सकती थी जिससे जो है वो मामला हल हो सकते थे। डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये सिस्टम डिज़ाइन ही नहीं हुआ कि मसलों को हल किया जाए। जब एक शख्स आता है जो कि चाहे वो किसी भी ओहदे पर आए, जो हुक्मरान बनता है,
वो हुक्मरान जिस नीयत के साथ बनता है वो नीयत होती है 5 साल की, कि यार मुझे 5 साल तक ये सारे मामलात करने हैं, जबकि ये सारे जो मामलात होते हैं ये सालों लेते हैं। एक डेवलपमेंट करने के लिए एक विज़न चाहिए होता है, लेकिन ये लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हम ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन ऐसे प्रोजेक्ट्स लगा दें जो कि हमें 2-3 साल में हम कंप्लीट करें, ताकि हम नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर उसको प्रोजेक्ट कर सकें अपने वोट लेने के लिए। तो यहाँ पे जो विज़न होता है, जो महदूदियत होती है, वो पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट इस सिस्टम का खासा है। इसी तरीके से हमें दिखता है कि इसके अंदर जो डिवीज़न ऑफ पावर्स है कि शहरी हुकूमत अलग है, सूबाई हुकूमत अलग है, वफाक अलग है। वफाक ब्लेम कर रही होती है, सूबे को सूबा ब्लेम कर रहा होता है, शहर को शहर ब्लेम कर रहा होता है, सूबे को सूबा ब्लेम कर रहा होता है वफाक को, और इसी के बीच के अंदर करप्शन हो जाती है और पैसा जो शायद मिला भी होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो डिवीज़न ऑफ पावर्स की वजह से कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं ठहरता। तो अगर आज एनडीएमए को, आज किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? एनडीएमए को, पीडीएमए को, मैट डिपार्टमेंट को, या हुकूमत को? हर कोई कह रहा है कि भाई हमें तो पता ही नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबल इस निज़ाम में कोई नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई करप्शन है, ये सिस्टमैटिक डिज़ाइन ही ऐसा है इस निज़ाम का कि उसके अंदर जो है वो डिवीज़न ऑफ पावर को रखा गया है, और इस वजह से रिस्पॉन्सिबल ही बंदा नहीं ठहरता कि भाई किसका गिरबान पकड़ें, कौन है ज़िम्मेदार। तो जब जिम्मेदारी नहीं है तो फिर काम भी नहीं होता।